गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में जितना भी हम लोग पढ़ लें, ये टॉपिक कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। अगर आप लोगों को ग्रामर और कंपटीशन के बारे में मालूमात है तो आप लोगों को एक बात ध्यान देना होगा, वो ये है कि अगर आप लोग एसएससी के 100 लास्ट ईयर के एरर्स को उठा करके देख लीजिए। अगर आप लोग एसएससी के 100 लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस उठा करके देख लिए जो कि एरर्स बेस्ड हों या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बेस्ड हों या क्लोज टेस्ट हो या फिलर्स हो, तो आप लोगों को पता चलेगा कि लगभग 90% क्वेश्चन कहीं ना कहीं वर्ब से कनेक्टेड होते हैं। कहीं ना कहीं वर्ब से कनेक्टेड होते हैं। 90% क्वेश्चंस कहीं ना कहीं वर्ब से कनेक्टेड होते हैं। अगर आप एसएससी की बात करेंगे, एसएससी की अगर आप लोग बात करेंगे तो लगभग 100 लास्ट ईयर के क्वेश्चंस अगर आप उठाएंगे तो उसमें 90% क्वेश्चन वर्ब से कनेक्टेड होंगे। वर्ब बहुत ही इजी टॉपिक नहीं है, क्योंकि वर्ब के ही टॉपिक में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन कवर होते हैं। वर्ब के ही टॉपिक से अगर देखा जाए तो नाउन का टॉपिक भी कवर होता है, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज होती है। साथ ही साथ अगर आप और भी ध्यान देंगे तो जेरेंड और इन्फिनेटिव भी तो कवर होगा। फिर वर्ब के ही अकॉर्डिंग आपका एडवर्ब भी तो चेंज होगा। तो अगर आप लोग वर्ब टॉपिक पे कमांड नहीं करते हैं तो चांसेस ये हैं कि ये टॉपिक आपका कभी भी अच्छा नहीं हो पाएगा और आपको एसएससी में और स्पेशली बैंकिंग के एग्जामिनेशंस में काफ़ी नंबर कटने का चांसेस हैं। तो आप लोग एक बात का ध्यान तो ये दीजिए, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग जो भी बच्चे मेरे देख रहे हैं सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें और लाइक और डिसलाइक का बटन ज़रूर दबाएं, क्योंकि लाइक और डिसलाइक के बटन से एक चीज़ ये समझ में आती है कि यूट्यूब पे या कोई भी आदमी देखने आता है तो उसको लगता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड हैं, उसको ये चीज़ अच्छी लग रही है। आप वीडियो भी देख रहे हैं और आपने कुछ उस पर प्रतिक्रिया भी नहीं करी तो और लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोगों से ये कि जो भी बच्चा वीडियो देखने के लिए आए, पहली बात तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, साथ ही साथ लाइक और डिसलाइक ज़रूर कर दे। भले ही डिसलाइक कर दे लेकिन कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे। चलिए पहले क्वेश्चन के हम लोग और आते हैं। पहला क्वेश्चन है द इंट्रोडक्शन ऑफ, देखिए ये द इंट्रोडक्शन नहीं है, ये दी इंट्रोडक्शन है, ये दी इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर द का उच्चारण दी आ रहा है, क्योंकि देखिए आई एक वॉवेल साउंड होती है और वॉवेल साउंड के वजह से यहाँ पर द का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर दी का इस्तेमाल होगा। द इंट्रोडक्शन ऑफ टी एंड कॉफ़ी। ऑफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के पास जो टी आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है, कॉफ़ी जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। टी और कॉफ़ी दोनों ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेपोजिशन के बाद आ रहे हैं। जब कभी भी कोई भी नाउन अगर प्रेपोजिशन के बाद आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब एंड के पहले क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट। तो एंड के बाद जो ये बेवरेजेस रखा हुआ है ये भी तो ऑब्जेक्ट के ही तरह काम करेगा। अब बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पर बेवरेजेस के लिए हैव का यूज़ हुआ है, दैट इज़ नॉट करेक्ट। यहाँ पर जो ये हैव का यूज़ हुआ है ये इंट्रोडक्शन के लिए यूज़ हुआ है और इसीलिए यहाँ पर हैव का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हैज़ का इस्तेमाल करना एकदम सही है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लेते हैं क्वेश्चन, ताकि आप लोग को साफ साफ दिखे। बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जो न्यूज़पेपर की जो रिपोर्ट्स आती हैं उसके ऊपर आधारित अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोग इस बात का निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कॉन्क्लूड कर सकते हैं कि बहुत सारे एक्सीडेंट्स कॉज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग। गलत। पहली बात तो बाई रखा हुआ है। बाई का मतलब ये है कि जो सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म में है। सेंटेंस अगर पैसिव फॉर्म में है तो आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि कभी भी सेंटेंस अगर पैसिव फॉर्म में होगा तो बगैर हेल्पिंग वर्ब से नहीं आ सकता। जैसे कि आई
टॉट बाई हिम, मुझे उसके द्वारा पढ़ाया गया था, रॉन्ग। आई वॉज टॉट बाई, क्योंकि पैसिव रखा हुआ है, पैसिव में कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आना ज़रूरी होती है, इसीलिए यहाँ पर एक्सीडेंट के पहले वर का इस्तेमाल करना बिल्कुल ज़रूरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आई विल सेंड माई सर्वेंट, मैं अपने नौकर को भेज दूंगा, लेकिन मैं सुनिश्चित नहीं करता हूं कि वो समय से पहले पहुंचेगा वहां पर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो होता है इंश्योर, ये भिन्नार्थक शब्द आते हैं इंश्योर, और एक होता है एश्योर। इंश्योर और एश्योर के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो इंश्योर होता है, क्या होता है इंश्योर, इसका मतलब होता है किसी का बीमा करना, इंश्योरेंस करना, और एश्योर माने होता है किसी को भरोसा दिलाना। तो यहाँ पर मैं ये तुम्हें भरोसा नहीं दिला सकता, तो यहाँ पे भरोसा, सुनिश्चित का बोध आ रहा है, भरोसे का बोध आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर इंश्योर की जगह पे एश्योर का इस्तेमाल करना एकदम सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। द यूनिवर्सिटी हैज़ नॉट स्पेंट इनफ मनी टू मेंटेनिंग इट्स वैल्यूएबल लाइब्रेरी। जो क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, जो ये टू होता है ये इन्फिनिटिव की तरह भी काम करता है, साथ साथ ये प्रेपोजिशन की तरह भी काम करता है। जैसे कि शी वॉन्ट्स टू टीच, अगर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो ये इसका मतलब है कि इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा है। लेकिन शी लिसन्स टू म्यूजिक, तो यहाँ पर म्यूजिक की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, तो यहाँ पर टू प्रेपोजिशन की तरह काम कर रहा है। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके बाद टू प्रेपोजिशन आता है, जैसे कि लिसन हो गया, अटेंशन हो गया, डेडिकेटेड हो गया, डिवोटेड हो गया, एडिक्टेड हो गया, अकस्टम्ड हो गया, ठीक है, तो टू प्रेपोजिशन होता है। तो यहाँ पर इनफ के बाद, याद रखिएगा, इनफ के बाद टू हमेशा इन्फिनिटिव आता है। क्योंकि यहाँ पर टू इन्फिनिटिव आया है तो यहाँ पर मेंटेनिंग का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर मेंटेन का इस्तेमाल होगा। मेंटेन जो होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जब कभी भी टू इन्फिनिटिव की तरह काम कर रहा हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। द चेयरमैन हैज़ रिफ्यूज्ड नॉट सैंक्शन द रिक्वायर्ड फंड्स फॉर द प्रोजेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये वर्ब के साथ साथ आपका जेरेंट इन्फिनिटिव का भी रूल है। याद रखिएगा, रेफ्यूज हो गया और डिनाई हो गया, इनके बाद कभी भी नॉट का यूज़ नहीं होता है। पहली बात तो नॉट चला गया, और ये भी वर्ब है और ये भी वर्ब है, दो दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, इसीलिए यहाँ पर टू का इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को जो तुक्के वाले टीचर है, मैंने देखा है कि यूट्यूब ही के काफ़ी टीचर वो ये सिखा देते हैं कि ION लगा हुआ है तो ये नाउन है, ION लगा हुआ है तो ये नाउन है। गलत, आप पहले ING लगा करके देखिए, अगर इसमें ING लग गया, ठीक है, तो ये वर्ब है। गॉट द पॉइंट्स। बाकी नाउन है कि नाउन है वो तो बाद में बताएंगे, क्योंकि इसमें ING लग जा रहा है तो इसका मतलब ये वर्ब है, और वर्ब है तो दो वर्ब एक साथ नहीं आ सकते, यहाँ पे टू को लाना पड़ेगा। गोइंग टूवर्ड्स हर गेस्ट टू गिव देम अ फ्यू लोव्स ऑफ ब्रेड, अ कैट क्रॉस्ड हर वे। जब वो नौकर मतलब जब वो मेहमानों की तरफ जा रही थी कुछ ब्रेड ले करके, तो बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया था। ये रूल बहुत अच्छा है, ज़रा देखिएगा, एक मिनट, इसको मैं आपको पढ़ा देते, छोटा सा आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, कमिंग फ्रॉम द ऑफिस द डॉग अटैक्ड मी। ऑफिस से लौटते वक्त कुत्ते ने मेरे ऊपर हमला कर दिया था। जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में जेरेंट से वाक्य स्टार्ट हो, जेरेंट से वाक्य स्टार्ट हो,
तो आपको ये बात का ध्यान देना होगा कि ये भी तो कोई काम कर रहा है, ऑफिस से कौन लौट रहा है, इसका भी तो कोई सब्जेक्ट इम्प्लाइड है, इसका भी तो कोई इम्प्लाइड सब्जेक्ट है। वो इम्प्लाइड सब्जेक्ट कौन होगा, जो कॉमा के बाद रखा होगा। तो कॉमा के बाद कौन रखा है, कुत्ता। तो ऑफिस से कुत्ता लौट रहा था कि मैं लौट रहा था, लौट तो मैं रहा था ना, कुत्ता ही ना ऑफिस से लौट रहा होगा। अगर जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट है वो सही है तो नो इम्प्रूवमेंट, अगर इम्प्लाइड सब्जेक्ट सही नहीं है तो वहाँ पर आई को यूज़ करना पड़ेगा, आई कमिंग फ्रॉम द ऑफिस, इसीलिए ए वाले में गलती हो जाएगी। यहाँ पर भी देखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया गया है, इसका मतलब जो इसका इम्प्लाइड सब्जेक्ट हो वो कॉमा के बाद वाला हो जाएगा। कॉमा के बाद कौन रखा हुआ है, कैट रखा हुआ है। कैट क्या है, सब्जेक्ट है। कैट यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट किसका है, गोइंग का सब्जेक्ट है। अगर ये गोइंग का सब्जेक्ट है तो जो मेहमानों की तरफ खाना लेकर के कौन जा रहा था, बिल्ली जा रही थी कि वो लड़की जा रही थी, हर रखा हुआ है ना, कोई महिला थी ना, वो जा रही थी ना, तो यहाँ पर शी का इस्तेमाल हो जाएगा, शी गोइंग टूवर्ड्स, क्योंकि जो इम्प्लाइड सब्जेक्ट है वो मेल नहीं खा रहा है। मान लो कि इम्प्लाइड सब्जेक्ट मेल खा रहा हो, जैसे टीचिंग देम, वर्ब आई केम, वर्ब पढ़ाने के लिए मैं आया था, तो यहाँ पर टीचिंग क्या हो गया, वर्ब, इसका इम्प्लाइड सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, आई, पढ़ाने के लिए कौन आया था, माई, तो यहाँ पे नो एरर हो जाएगा क्योंकि ये सब्जेक्ट मेल खा रहा है। लेकिन यहाँ का सब्जेक्ट मेल नहीं खा रहा था क्योंकि बिल्ली कैसे लेके जाएगी ब्रेड यहाँ पर, इसीलिए गोइंग के पहले शी का इस्तेमाल करना एकदम सही हो जाएगा। लाइक ज़रूर करिएगा आप लोग, वीडियो देखते देखते लाइक कर दिएगा। आई डोंट नो अबाउट यू बट आई थिंक ही विल नॉट पास द एग्जामिनेशन, इसमें कोई भी गलती नहीं है, इट इज़ एब्सोल्युटली एररलेस। Lots of books give lots of wrong explanation about this question, but it is absolutely errorless. Question number 8 को देखते हैं। If you work hard with all care and caution, you will have every chance to pass examination with flying colors. No error, इन दोनों क्वेश्चंस में नो एरर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पढ़ते हैं। टू बिगैन, यहीं पे नंबर मिल गया, हमने अभी आपको बताया था टू के बाद वी के V1 आता है, तो जो ये बिगैन होता है इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, बिगिन, बिगेन और बिगन, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, तो टू के बाद क्या आता है, V1 आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिगन हो जाएगा। टू क्लैम डाउन ऑन इलीगल माइनिंग दैट लॉसेज मनी फॉर द एक्सचेकर, लोकल पीपल नीड टू एम्पावर्ड टू वेट एंड ओवरसी ऑपरेशंस। पहली बात तो टू के बाद V1 आता है, नीड के बाद और डेयर के बाद हमेशा 2 + V1 का इस्तेमाल होता है, इसीलिए यहाँ पर एम्पावर्ड की जगह पे, एम्पावर्ड की जगह पे एम्पावर का इस्तेमाल हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। इनिशियली माई फादर वॉज नॉट रेडी बट एट लास्ट ही अलाउड टू टाई द नॉट विद माई गर्लफ्रेंड। शुरुआत में तो मेरे पिताजी तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरी में वो तैयार हो गए थे मेरी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए। पहली बात तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे कि पिताजी तैयार नहीं थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अलाउ कर दिया, खुद के लिए अलाउ करा कि अपने बेटे के लिए अलाउ किया है, अपने बेटे के लिए। तो यहाँ पर जो ये 2 + V1 है, इसका रिलेशन किससे हो जा रहा है, ही से हो जा रहा है, और ही किसके लिए आ रहा है, फादर के लिए आ रहा है। तो यहाँ पे अलाउड कौन हुआ है शादी करने के लिए, ही तो हुआ है, तो पिताजी तैयार हुए हैं शादी करने के लिए, गलत, ही अलाउड मी, तो यहाँ पे अलाउड के बाद मी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखिए वर्ब का टॉपिक है लेकिन प्रोनाउन से ऑप्शन कट रहा है। He allowed me to tie the knot with my girlfriend. I requested to give 5 lakh rupees, but he turned a deaf ear to me, and went away without saying anything. मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझको 5 लाख रुपए दे दो, लेकिन वो एकदम बहरा हो गया और वो मेरी कोई बात सुने बगैर वहाँ से चला गया। तो रिक्वेस्टेड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यहाँ पर वर्ब है। तो मैंने रिक्वेस्ट करी थी कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो, मैंने रिक्वेस्ट करी थी, आई रिक्वेस्टेड
टू गिव गलत, आई रिक्वेस्टेड हिम, बताना पड़ेगा ना किससे रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि रिक्वेस्ट जो होता है ये ट्रांसिटिव वर्ब होता है और ट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। ये बताना पड़ेगा कि देने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, मैंने रिक्वेस्ट की थी, किसको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि आगे आप ही को इंट्रोड्यूस कर रहे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर, सब बैंक लेवल के क्वेश्चंस हैं, ये एसएससी लेवल के क्वेश्चंस नहीं है। जो बच्चे आई एम वेरी मच फाउंड टू डू इट बट आई डू इट रेगुलरली इवन व्हेन आई एम नॉट वेल और डू नॉट फील लाइक डूइंग इट। आई एम वेरी मच फाउंड गलत, यहाँ पर फाउंड का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर फाउंड ऑफ का इस्तेमाल होगा। कई बार आप लोगों की स्क्रैप बुक में आता था तो आप लोग लिखते थे आई एम फाउंड ऑफ सिंगिंग, आई एम फाउंड ऑफ सिंगिंग। तो जो ये फाउंड होता है ये अपने बाद ऑफ लेता है, तो जब यहाँ पर ऑफ आ जाएगा तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ पर डू की जगह पे क्या हो जाएगा, डूइंग हो जाएगा। मॉडर्न यूथ पे मोर अटेंशन टू सीइंग फिल्म्स देन टू रीड बुक्स। अब पहली बात तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। 99.9% टीचर्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पर टू के बाद V1 लगा देंगे, वो कह देंगे कि यहाँ पर टू के बाद सी आएगा, लेकिन यहाँ पर सीइंग का इस्तेमाल करना एकदम सही है, क्योंकि अटेंशन जो होता है ये अपने बाद हमेशा टू प्रेपोजिशन लेता है, और अटेंशन के बाद जब टू आता है तो वो हमेशा अपने बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेता है। याद रखिएगा, अटेंशन टू के बाद, किसके बाद, अटेंशन टू के बाद हमेशा जेरेंड आता है, कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती है। इसीलिए देखो देन के पहले क्या आ रहा है, जेरेंड आ रहा है, तो देन के बाद भी क्या आएगा, जेरेंड आएगा, तो रीड की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, रीडिंग का इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। द चिल्ड्रन सेड दे वुड स्टार्व रादर देन सरेंडर। याद रखिएगा हमेशा रादर देन के बाद, किसके बाद, रादर देन के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, रादर देन हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो यहाँ पर टू सरेंडर की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा, सरेंडर। और इसको हम लोग कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। क्वेश्चन नंबर 16, आई डू नॉट नो। याद रखिएगा कि नो के बाद और लर्न के बाद, आई डू नॉट नो टू ड्राइव अ कार, सो आई हैव टू लर्न हाउ टू ड्राइव अ कार बिफोर आई बाय अ कार। मैं नहीं जानता हूँ कि कार कैसे चलाई जाती है, आई डू नॉट नो हाउ टू, डोंट नो, यू डोंट नो हाउ टू स्पीक टू एल्डर्स। कई बार स्कूल में आपको याद होगा कि टीचर्स बोलते थे डोंट यू हैव एनी मैनर्स हाउ टू टॉक टू योर एल्डर्स। क्या आपको कोई मैनर्स नहीं कि कैसे बड़ों से बात करनी है, डोंट यू नो हाउ टू टॉक टू योर एल्डर्स। यहाँ पर हाउ का इस्तेमाल हो जाएगा। नो और लर्न के बाद जब कभी भी 2+V1 आता है तो उसके पहले हाउ का इस्तेमाल कर देते हैं। किसका इस्तेमाल कर देते हैं, हाउ का। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आ रहा है आप लोग के सामने। मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव हेल्प्ड मी। याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन की तो कितने लोगों ने गलत सॉल्यूशन दे रखे हैं, क्योंकि जो पेपर में आता है तो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वाली क्लास में मैंने लगाया था तो वाले सर ने तो इसका एग्जाम्पल। एक तो स्ट्रीमिंग बहुत होने लगी है, जिसको देखो वो स्ट्रीम कर रहा है। जैसे लग रहा है कि अगर स्ट्रीम करके आप पढ़ा रहे हैं, हमें तो ये समझ में नहीं आता है कि जितने ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, उतने ही ख़राब टीचर हैं। मैंने देखा जब शुरुआत में उन लोगों के सब्सक्राइबर नहीं थे तो वो खुद पढ़ाया करते थे दिन भर मेहनत करके। जैसे ही उनके सब्सक्राइबर 1 लाख के ऊपर पहुंचे तो वो रीजनिंग की क्लास लगा रहे हैं, मैथ की क्लास लगा रहे हैं, जीएस की क्लास लगा रहे हैं, इंग्लिश की क्लास लगा रहे हैं, खुद नहीं पढ़ा रहे हैं। अब क्या हो गया, बिजनेस स्टार्ट हो गया, यूट्यूब से वॉच मिनट्स के पैसे मिलने लगे। तो ये यहाँ पर कोई आप लोगों के लिए बहुत मेहनत वाला काम नहीं कर रहा है। हाँ भाई चलो अच्छी बात है, पैसे की ज़रूरत सबको होती है, लेकिन बिजनेस करने लगने में फिर वहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करना, एग्ज़ाम नहीं पर बहुत बेवकूफ़ी होती है। चलिए देखिए, हेल्प जो वर्ड होता है, क्या होता है, हेल्प। हेल्प जो वर्ड होता है इसके बाद 2+V1 का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हेल्प के बाद
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पूरे ग्रामर में इकलौता ऐसा वर्ड होता है जो अपने बाद इन्फिनेटिव भी ले सकता है और बेयर इन्फिनेटिव भी ले सकता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा, हेल्प के बाद कभी भी जेरेंड नहीं आ सकता। यदि हेल्प के बाद कोई जेरेंड आ रहा है तो उसके पहले आपको इन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव हेल्ड मी इन इस्टेब्लिशिंग, यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा? इन का इस्तेमाल हो जाएगा। I was very much keen to go to watch the movie, but my mother did not let me to go। याद रखिएगा, let के बाद और make के बाद कभी भी to + V1 का इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। let के बाद और make के बाद कभी भी to + V1 का इस्तेमाल नहीं होता है, हमेशा बेयर इन्फिनेटिव का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? बेयर इन्फिनेटिव का। तो यहाँ पर टू गो की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? लेट मी गो। क्वेश्चन नंबर 19, वाई टू पे मोर एट दिस शॉप व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर $50 to $40 ओनली एट विशाल मेगा मार्ट। याद रखिएगा, वाई के बाद हमेशा जेरेंड का इस्तेमाल होता है। वाई पेइंग मोर, वाई पेइंग मोर, why paying more at this shop when it is available for $40 only at Vishal Mega Mart? Why paying? Why going there when we are movie theater in our area? Why teaching these things when we have a topic to teach? Why के बाद gerund का इस्तेमाल होता है। अब एक बात का आपको और ध्यान देना पड़ेगा, जो ये वर्ब होता है ना, ये एडजेक्टिव की तरह भी काम कर सकता है। जब कभी भी कोई भी वर्ब विशेषण की तरह काम करेगा तो या तो वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म में रहेगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म में रहेगा। एग्जाम्पल, बर्निंग न्यूज़, मतलब बहुत ही सेंसेशनल न्यूज़ हो जाएगी, सेंसेशनल, जैसे कि बर्न्ड चेयर, जली हुई कुर्सी। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म या तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है। वैसे देखो यहाँ पर स्टाइल की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है, तो यहाँ पर सिंग का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर किसका इस्तेमाल होगा? सिंगिंग, क्योंकि यहाँ पे वर्ब जो है वो एडजेक्टिव बन जाएगा, और जब एडजेक्टिव बनेगा तो या तो उसमें आईएनजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये देख लो कि आगे रखा हुआ निर्जीव है कि सजीव है। रखा हुआ नाउन अगर सजीव है तो आमतौर पे आईएनजी और थर्ड फॉर्म दोनों आ जाता है, लेकिन अगर निर्जीव है तो लगभग आईएनजी का इस्तेमाल होता है। तो स्टाइल देखो यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, निर्जीव है ना, तो इसलिए यहाँ पर सिंगिंग का इस्तेमाल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, कल आगे फिर पढ़ाएंगे इसके। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हुआ हो तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें आप लोग, कोशिश करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।